स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियर्स इनबॉक्स में। आज हम शुरू करने वाले हैं जनरल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेट, जो कि बीपीएससी एई वगैरह में और कुछ रेलवे एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं जनरल इंजीनियरिंग के सवाल। इसमें आपके कुछ सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग से होते हैं, कुछ सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और कुछ सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो हम टोटल अभी रिसेंट में बीपीएससी एई का एग्ज़ाम का डेट आ गया है, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हम अभी टोटल 10 सेट करवाने जा रहे हैं जनरल इंजीनियरिंग का। और देखते हैं, आज 16 तारीख है और अप टू 26 तक हम इसे चाहेंगे कि पूरा कर दें। टोटल 10 सेट जितना हो पाएगा इस पे अवेलेबल होगा। तो आइए, पढ़े उतना ज़रूरी जितना मोटो के साथ शुरू करते हैं जनरल इंजीनियरिंग का सेट नंबर 1। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू न्यू ऑन द चैनल, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन to get the notification as early as possible। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 है मार्वल इज क्लासिफाइड एज। मार्वल इज क्लासिफाइड एज, तो मार्वल कौन सा रॉक है? जेनियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री या स्ट्रैटिफाइड रॉक्स। तो आपको पता है एम से मार्वल और एम से मेटामॉर्फिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मार्वल के अलावा कौन हो गया? गिनीज हो गया। ये भी आपका क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। इसके बाद अगर बात करें और, तो आपका क्वार्ट्जाइट, ये भी क्या आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। और फाइलाइट भी क्या आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। तो आपका पहला का ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? टेराकोटा इज यूज्ड इन बिल्डिंग्स फॉर। टेराकोटा बिल्डिंग्स में किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो टेराकोटा जो होता है वो बिल्डिंग्स में ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो घर में हम लोग डिज़ाइन वगैरह दिलाते हैं, वहीं पे हम लोग टेराकोटा का इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द स्लम्प रिकमेंडेड फॉर मास कॉन्क्रीट इज अबाउट। कहता है कि जो स्लम्प का जो रिकमेंडेड है मास कॉन्क्रीट के लिए वो कितना होता है? जो स्लम्प, तो स्लम्प हम लोग किससे निकालते हैं? वर्कबिलिटी टेस्ट करके निकालते हैं। तो वही पूछ रहा है कि जो स्लम्प है आपका उसका कितना mm होगा। अगर आपका कुछ इस तरह से है ये, तो ये स्लम्प का कितना हाइट होगा फॉर मास कंक्रीट के लिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 25 to 50 mm क्या होना चाहिए? स्लम्प होना चाहिए मास कंक्रीट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। ब्रास है जो किसका एलॉय है? तो आप लोग को पता होना चाहिए ब्रास किससे मिलकर बना है? कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। यानी ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, मतलब उससे निकलता है, ब्रास से कॉपर और जिंक निकलता है। नेक्स्ट बात करें तो नियोप्रीन इज सूटेबल फॉर यूज इन। नियोप्रीन जो है वो सूटेबल है किस तरह की यूज करने के लिए? तो आपका जो नियोप्रीन है वो ब्रिजिंग ऑफ ब्रिजेज में, मतलब ब्रिज बनाते वक्त हम लोग नीचे में जो प्रोवाइड कराते हैं नियोप्रीन, इसका मेन मकसद होता है कि ये ट्रांसफ़र कराता है लोड को अप टू पियर टू अर्थ सरफेस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बियरिंग ऑफ ब्रिजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है? एज कम्पेयर टू स्टील द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुड इज नियरली। एज कम्पेयर टू स्टील द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुड इज नियरली, तो जो आपका स्टील का जो स्ट्रेंथ की तुलना में वुड का स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ वुड इज इक्वल टू 1.5 to 1.7 स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा वुड का 1.5 to 1.7 होगा किसके? स्टील के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज मेजर्ड बाय। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कॉन्क्रीट के, उसको हम लोग मेजर करते हैं किसके तरीके से मेजर करते हैं? तो अप्लाइंग थर्ड पॉइंट लोडिंग ऑन प्रिज्म, टेंसाइल स्ट्रेंथ कर रहा है। और हम लोग डायरेक्ट टेंशन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से क्या टेस्ट करते हैं? वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ चेक करते हैं, या ये डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं। पर अगर नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट को मेजर करना रहे तो उसको हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जो कि है अप्लाइंग थर्ड पॉइंट लोडिंग ऑन अ प्रिज्म, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है? द इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड इन केस ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड इज लेस दैन। कहता है जो इफेक्ट होता है कर्वेचर अर्थ का वो नेग्लेक्ट हो जाता है किस केस में? अगर एरिया ऑफ सर्वे लेस देन होता है किससे? 260 स्क्वायर किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका? क्रिटिकल पाथ क्या है? तो क्रिटिकल पाथ इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट, ऑलवेज शॉर्टेस्ट, मे बी लॉन्गेस्ट, मे बी शॉर्टेस्ट। तो क्रिटिकल पाथ इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट टाइम वाइज,
क्रिटिकल पाथ आपका क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है टाइम वाइज के अनुसार। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17, गैंट चार्ट्स इंडिकेट, गैंट चार्ट्स क्या इंडिकेट करता है, तो गैंट चार्ट्स इंडिकेट क्या करता है, कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल प्रोग्रेस विद द शेड्यूल प्रोग्रेस। एक्चुअल प्रोग्रेस से अगर हमको शेड्यूल प्रोग्रेस और एक्चुअल प्रोग्रेस में कंपेरिजन करना हो तो किसके मदद से करते हैं, गैंट चार्ट के मदद से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है टोटल फ्लॉट इन ए प्लानिंग नेटवर्क इज, टोटल जो फ्लॉट होता है प्लानिंग नेटवर्क में वो क्या होता है, तो लेट स्टार्ट टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली स्टार्ट टाइम माइनस लेट स्टार्ट टाइम, या लेट स्टार्ट टाइम माइनस लेट फिनिश टाइम, या लेट फिनिश टाइम माइनस अर्ली फिनिश टाइम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, लेट फिनिश टाइम माइनस अर्ली फिनिश टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ए क्रशर विच कैन बी यूज्ड एज आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी हैमर क्रशर इज, वैसा क्रशर जिसको हम लोग या तो प्राइमरी या सेकेंडरी क्रशर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हैमर मिल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल्यूटेंट्स इन एयर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, कहता है जो एयर में जो पॉल्यूटेंट्स होता है वो किस फॉर्म में होता है, पार्टिकुलेट्स के फॉर्म में, एरोसेल्स के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के फॉर्म में, एनी ऑफ द एबव। तो आपका जो पॉल्यूटेंट्स एयर में रहता है वो इन चारों में से किसी एक के लिए भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है आपका, द एसिड रेन्स आर काउज्ड बाय द फ्लोइंग पॉल्यूटेंट्स, कहता है जो एसिड रेन है वो काउज होता है किसके द्वारा, बाय द फ्लोइंग पॉल्यूटेंट्स, इनमें से कौन से पॉल्यूटेंट्स के द्वारा एसिड रेन्स होता है, तो हम सब जानते हैं सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ही एसिड रेन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सल्फर एंड NOx। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, SO2 एंड NOx। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ फ्रेश सीवेज इज, द कलर ऑफ फ्रेश सीवेज, फ्रेश सीवेज का कलर क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जो फ्रेश सीवेज होता है उसका कलर कैसा होता है, ग्रे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 रिपीट हो गया 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, टफनेस ऑफ ए मटेरियल सिग्निफाइज, जो मटेरियल का टफनेस होता है वो क्या सिग्निफाइज करता है, स्ट्रेंथ, सॉफ्टनिंग, ब्रिटलनेस या फैटिगी रेजिस्टेंस। तो हम लोग ये सभी जानते हैं कि जो टफनेस है मटेरियल वो क्या प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रेंथ है उस मटेरियल का ये कैसे पता चलता है, टफनेस से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, फोर्स required to double the length of the wire of unit cross section area is numerically equal to, जो फोर्स रिक्वायर्ड है डबल द लेंथ ऑफ द वायर करने के लिए यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही है। फोर्स रिक्वायर्ड टू डबल द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी ये डबल लेंथ कर रहा है यानी चेंज इन लेंथ, यानी एक तरह से स्ट्रेन हो रहा है, तो किसके इक्वल होगा, मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 ये क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम देयर इज, कहता है न्यूट्रल एक्सिस, सिंपली सपोर्टेड बीम में जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जीरो स्ट्रेस, या टेंसाइल ऑन वन साइड एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन अदर साइड। तो न्यूट्रल एक्सिस पे आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, स्ट्रेस जीरो होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन ऑफ ए बीम अंडर फ्लेक्सर, जो न्यूट्रल एक्सिस होता है सेक्शन का बीम अंडर फ्लेक्सर में वो क्या होता है, इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बीम, इज ऑलवेज लोकेटेड एट द मिड हाइट, या इज इन द प्लेन ऑफ बेंडिंग, या ऑलवेज पासेस थ्रू सेंट्रॉइड। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जो न्यूट्रल एक्सिस होता है सेक्शन ऑफ बीम का फ्लेक्सर कंडीशन में वो हमेशा कहाँ से पास करता है, सेंट्रॉइड से पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 ये आपका क्या कह रहा है, ए स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज कॉल्ड, वैसा स्ट्रक्चर मेंबर जो सब्जेक्टेड है एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स के उसे हम क्या बोलते हैं, बीम, कॉलम, फ्रेम या स्ट्रट। ये सबको पता है कंप्रेसिव फोर्स में कौन रहता है जनरली, तो कॉलम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 ये क्या कहता है आपका, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू इट्स, स्लेंडरनेस रेशियो क्या है, किसका रेशियो है, तो अपने लेंथ पता किसके, रेडियस ऑफ जायरेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्लेंडरनेस रेशियो लेंथ टू द रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो के इक्वल होता है स्लेंडरनेस रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29
तो कह रहा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ विल बी। इसका सही आंसर क्या है? कहता है कि कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है W और L लेंथ है, तो इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, WL के पावर 4 8EI। ये आप याद कर लीजिएगा। जो सिविल वाले हैं उन्हें तो याद होगा, मैकेनिकल वाले को भी ये चीज़ पता होगा, पर जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो ये याद कर लें। जो भी सिविल पार्ट का आता है डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है ये, अगर इस तरह के रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30। ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L इज सब्जेक्टेड टू a concentrated load P at a distance of L/3 from the free end. What is the deflection at free end of the beam? एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक, और वो सब्जेक्टेड क्या आपका L/3 पे, इधर से क्या लग रहा है? लोड लग रहा है, इधर से L/3, तो इधर कितना लेंथ है? 12/3, लोड लग रहा है P। तो कह रहा है व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना होगा? तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट लोड के कारण यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे और यहाँ पे स्लोप निकाल लेंगे। तो उसके वजह से यहाँ पे क्या करेंगे, ये डिफ्लेक्शन प्लस इस स्लोप का R से गुना करके ऐड कर देंगे तो फाइनल डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर C आएगा, यानी 14 PL/81 EI। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31। कहता है मार्क द आइडेंटिटी विच इक्वल्स यूनिटी। कहता है इनमें से कौन है जिसको प्रोडक्ट करेंगे तो यूनिटी आएगा? तो कहता है मेगा एंड माइक्रो। ये आप देख ले, बाकी का जोड़ी मेगा एंड माइक्रो का देखिए। मेगा 10 के पावर 6, माइक्रो 10 के पावर -6, यानी 10 के पावर 0, यानी कितना आ गया? 1। यानी ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। मेगा इंटू माइक्रो क्या करेंगे? गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32। यह क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट अ वेक्टर। इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, मास कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मोमेंटम भी है, एक्सेलरेशन भी और इम्पल्स है, सब क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी, पर मास आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33। ये क्या कह रहा है? सिस्टम ऑफ 3 फोर्सेज एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड कीप्स इट इन इक्विलिब्रियम, द फोर्स नीड्स टू बी। कह रहा है एक सिस्टम है 3 फोर्स का बॉडी पे और वो कीप करता है इक्विलिब्रियम में, तो फोर्स नीड्स टू बी, फोर्स क्या होना चाहिए? तो इक्विलिब्रियम कर रहा है, यानी नेट फोर्स उस पर 0 होना चाहिए। तो एक पहला बात कि सारे फोर्सेस क्या हो? कोप्लानर हो, और दूसरा क्या हो? एक ही पॉइंट पे लग रहे हो, यानी ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। कोप्लानर बट में और में नॉट, सॉरी ऑप्शन नंबर D नहीं, ऑप्शन नंबर C, कोप्लानर एज वेल एज कॉन्करेंट। कोप्लानर भी होना चाहिए, साथ साथ क्या होना चाहिए? कॉन्करेंट होना चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है आपका? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर द 3 वेक्टर्स टू प्रोड्यूस 0 रिजल्टेंट। कहता है इनमें से कौन है जो जरूरी नहीं है 0 रिजल्टेंट वेक्टर्स को प्रोड्यूस करने में? दे शुड लाई इन द सेम प्लेन, ये तो जरूरी है। द रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 वेक्टर्स शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू थर्ड वेक्टर, ये भी जरूरी है, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। इट शुड बी पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द वेक्टर्स बाय द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, ये भी आपका क्या है? सही आंसर है, ट्रायंगल्स लॉ के हिसाब से। द वेक्टर शुड एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, वेक्टर है जो वो किसके साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम के अलोंग लगना चाहिए, तो ये आपका नहीं आएगा। आप इस केस में ये जरूरी नहीं है, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस कैन नॉट हैव रिजल्टेंट ऑफ 4 न्यूटन। कहता है इनमें से सारा आपका कॉन्करेंट फोर्सेस दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जिसका रिजल्टेंट 4 न्यूटन नहीं आएगा। तो 2 और 2 न्यूटन अगर हम सेम डायरेक्शन में लगाएंगे तो 4 न्यूटन, ऑप्शन नंबर A तो क्या? ऑप्शन नंबर C का बात करें, अगर दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं तो रिजल्टेंट 4 न्यूटन आ जाएगा, 6 - 2। अगर 2 और 4 न्यूटन का बात करें तो इसको जब आप 120 डिग्री पे लगाइएगा तो इसका भी रिजल्टेंट आ जाएगा 4 न्यूटन, यानी ये भी गया है। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। इसको आप किसी भी एंगल पर रख दें 2 न्यूटन और 8 न्यूटन को लगाएं फोर्स को, तो कभी भी रिजल्टेंट आपका 4 न्यूटन नहीं देगा, यानी ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है 2 फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड P एक्ट एन एंगल थीटा टू इच अदर, द रिजल्टेंट इज इक्वल टू। 2 फोर्सेज है, इक्वल मैग्नीट्यूड है और वो थीटा एंगल पे लग रहा है, तो उसका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? तो ये सबको पता है 2P cos θ/2, क्योंकि हमने काफ़ी ये पढ़े हैं 11th 12th में, तो 2P cos θ/2।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37, ये क्या कहता है, द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जो इंडक्टेंस होता है कॉइल को उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, कैसे, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीजिंग कोर लेंथ, यूजिंग कोर मटेरियल ऑफ हाई रिलेटिव परमेबिलिटी, ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है जो हम लोग इंडक्टेंस है कॉइल का उसको हम कैसे बढ़ाएंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हम लोग क्या करेंगे, कोर मटेरियल हाई रिलेटिव परमेबिलिटी का जब यूज करेंगे तो इंडक्टेंस जो है कॉइल का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38, ये क्या कहता है आपका, ए पैरेलल एसी सर्किट इन रेजोनेंस बिल, पैरेलल एसी सर्किट रेजोनेंस में क्या होता है, जिसका हाई इंपेडेंस होता है, या जनरेट करता है मैक्सिमम नॉइज, या जनरेट करता है मैक्सिमम हीट, या जनरेट करता है मैक्सिमम पावर, या प्योर रेजिस्टेंस होता है। इसका सही आंसर है हैव हाई इंपेडेंस। अगर कोई भी पैरेलल एसी सर्किट है तो उसका रेजोनेंस का क्या होगा, हाई इंपेडेंस होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, ये क्या कहता है आपका, सीथ इज यूज्ड इन द केबल्स टू, सीथ जो है वो केबल्स में किस तरह से यूज होता है, प्रिवेंट द मॉइस्चर फ्रॉम एंटरिंग द केबल, प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द केबल, अवॉइड द चांसेस ऑफ द रस्ट ऑन द स्ट्रैंड्स एंड प्रोवाइड प्रॉपर इंसुलेशन, रिड्यूस नॉइज पिकअप। तो आपका जो सीथ होता है वो उसका मेन उसका काम तो स्ट्रेंथ ऑफ द केबल करना भी होता है और इंसुलेशन भी कराता है, थोड़ा प्रॉपर नहीं थोड़ा बहुत, और रस्ट भी कराता है, बचाता है, लेकिन इसका मुख्य पर्पस होता है प्रिवेंट द मॉइस्चर फ्रॉम एंटरिंग द केबल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सीथ इज यूज्ड इन केबल्स टू प्रिवेंट द मॉइस्चर फ्रॉम एंटरिंग द केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40, ये आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, द वोल्टेज स्ट्रेस इज मैक्सिमम इन द केबल, वोल्टेज स्ट्रेस जो होता है वो मैक्सिमम होता है केबल में, कहाँ पे, एट द सरफेस ऑफ द सीथ, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ द इंसुलेटर, या द सरफेस ऑफ द आर्मरिंग। और ऑप्शन नंबर बी और ई आपका सेम दिया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी और ई दोनों सही हो जाएगा। एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर पे क्या होगा, वोल्टेज स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम होता है केबल में, तो एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर वोल्टेज स्ट्रेस इज मैक्सिमम इन द केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है क्वेश्चन नंबर 41, ये क्या कहता है, द साइज ऑफ द फीडर इज डिटरमाइंड प्राइमरीली बाय, जो साइज होता है फीडर का वो डिटरमाइंड होता है प्राइमरीली किससे, द करंट इट रिक्वायर्ड टू कैरी, जो फीडर का जो साइज होता है उससे ये पता चलता है कितना कैरी कर रहा है करंट, इसी से उसका साइज का अंदाज़ा हम लोग लगाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42, यह आपका क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहता है इनमें से कौन है जो पुअरेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कार्बन क्या होता है, एक पुअरेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बाकी सिल्वर मेटल है तो गुड कंडक्टर, कॉपर भी गुड कंडक्टर, एल्युमिनियम भी गुड कंडक्टर, स्टील भी गुड कंडक्टर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कार्बन क्या आपका पुअरेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर कहता है अकॉर्डिंग टू क्लॉसिस इनइक्वालिटी स्टेटमेंट फॉर एनी साइकिल ऑफ प्रोसेस रिवर्सिबल और रिवर्सिबल, तो अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल है तो जो साइकिल होगा उसमें इसमें से कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा होता है, तो लेस देन जीरो रिवर्सिबल के लिए होता है और इक्वल टू जीरो इरिवर्सिबल के लिए, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी इस लेस देन इक्वल टू जीरो। साइकिल जो होगा चेंज इन क्यू बाई टी का जो रेशियो होगा समेसन वो लेस देन इक्वल टू किसका होगा, जीरो होगा, किसके अनुसार, क्लॉजी इनइक्वालिटी स्टेटमेंट के अनुसार, और अगर यही इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पूछ दे तो इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44, ये क्या कहता है, द एरिया अंडर कर्व ऑन टीएच डायग्राम रिप्रेजेंट द, जो एरिया अंडर कर्व होता है टीएच डायग्राम पर वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है हीट ट्रांसफर फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, या हीट ट्रांसफर फॉर ऑल प्रोसेस, या हीट ट्रांसफर फॉर एडियाबेटिक या इरिवर्सिबल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीट ट्रांसफर फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, यही इसका सही आंसर है। जो एरिया अंडर टीएस कर्व देगा वो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली हीट ट्रांसफर फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ये सबको पता है हीट ट्रांसफर करता है, लेकिन वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45, ये क्या कहता है, फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है उसके लिए, जीरो। चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46, कहता है फॉर कांस्टेंट प्रेशर
For constant maximum pressure and heat input, the air standard efficiency of gas power cycle is in the order. कहता है constant maximum pressure के लिए और heat input के लिए जो air standard efficiency होता है गैस पावर का साइकिल में वो ऑर्डर में होता है. कहाँ? तो सबसे पहले डीजल, फिर डुअल, फिर ऑटो. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. डीजल, डुअल एंड ऑटो साइकिल. कॉन्स्टेंट मैक्सिमम प्रेशर पे जो हीट इनपुट होगा तो उसके अनुसार जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी गैस पावर का होगा वो सबसे अधिक किसका होगा? डीजल साइकिल का, फिर किसका? डुअल साइकिल का, और एटलीस्ट लास्ट में ऑटो साइकिल का. तो ये आप ध्यान रखिएगा. डीजल साइकिल का ज़्यादा, उससे ज़्यादा डबल साइकिल का, ऑटो साइकिल से उससे ज़्यादा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47. ये क्या कहता है? केल्विन प्लांक्स लॉ डील्स विद द. केल्विन प्लांक्स लॉ किससे डील्स करता है? कंजर्वेशन ऑफ हीट, कंजर्वेशन ऑफ वर्क, कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क, या कंजर्वेशन ऑफ वर्क इनटू हीट, या कंजर्वेशन ऑफ मास. तो केल्विन प्लैंक्स क्या करता है? कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. याद रखिएगा, केल्विन प्लैंक्स हीट इनटू वर्क. केल्विन प्लैंक्स लॉ क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है गिव्स फ्री एनर्जी जी इज डिफाइंड एज. तो ये तो सबको पता है, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी. एस चेंज इन, यहाँ पे डेल एच बेसिकली ऐसे रहता है, डेल एच माइनस टी डेल एस. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. गिव्स फ्री एनर्जी इज डिफाइंड एज जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49. ये क्या कहता है? विच ऑफ द फ्लोइंग साइकिल्स हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी? रैंकाइन, स्टिरलिंग, कार्नोट, या ब्रेनाइट, या जूल. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी. कार्नोट जो होता है उसका सबसे ज़्यादा क्या होता है? मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है. विच ऑफ द फ्लोइंग साइकिल हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी? तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी किसका होता है? कार्नोट साइकिल का. किसका? कार्नोट साइकिल का. यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन की बात करें आज के प्रैक्टिस सेट की, तो कहता है द वैल्यू ऑफ डेल क्यू बाई टी फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज समीशन. क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है? इक्वल टू 0. और जनरली क्या होता है? लेस देन इक्वल टू 0, जिसमें रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लेस देन 0 और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इक्वल टू 0. वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. और आपको जो अच्छा लगे, आपका कोई डिमांड है तो कृपया कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें. जितना संभव हो पाएगा इस पर मदद की जाएगी. वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए फिर से धन्यवाद.